दोस्तों, आदाब। आज हम आपके साथ कुछ एक इम्पोर्टेंट और जिसे हम कहें कि बहुत एक सेंसिटिव इशू पे बात करना चाहते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी ऐसी है कि ये हर एक चीज पे अपना असर छोड़ती है। ये पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स का जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मेरी किताब का है। एक किताब मैंने कोशिश की बनाने की या ऑथर करने की या छपवाने की, जिसका नाम मैंने फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुता इन कश्मीर नाम रखा है। तो इसका एक्चुअली जो थीम है, इसकी जो मैं जो ये कहूंगा, इसका जो लुभ-लुभाव है, एक थीम इसकी मेरे बुक की जो है, मैं ये बावर कराना चाहता हूं इस किताब के जरिए लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने हमवतनों से, कि कश्मीर में ये जो एक नया सिलसिला, एक नई करवट आई कश्मीर में, एक मान के चलिए आप 47 से लेकर 2019 तक, और उसके बाद जो सिलसिला अनफोल्ड हो रहा है वो आपके सामने है। बात यह है कि जो 1947 में जो इंसान की, जो किसी एक इंडिविजुअल की कोई चाहे सही कदम हो या गलत कदम हो, उसका असर काफी देर तक चलता रहता है, और वो लीडर सबसे ज्यादा उस पे ज्यादा होता है। मैं ये कहूंगा, अगर कोई इंडिविजुअल गुनाह करे या क्राइम करे या गुनाह करे, वो उसको खुद को सहना पड़ता है। मगर अगर लीडर करे जो एक फ्लॉक को अपने साथ चलाए, जो अपने जो उसके चाहने वाले हो उनको साथ चला के, और वो उनको गलत कुछ करे या उसकी छोटी सी छोटी भी गलती हो, उसका असर 100 साल तक रहता है और कभी ना कभी बाहर निकलता है, जिसका असर बहुत, मैं ये कहूं कि बहुत ही खराब होता है कौमों पे और जनरेशंस पे। खैर, मुझे अपनी किताब के बारे में कुछ आपको कहना है, जो मैंने ये रिलीज कर दी सितंबर में, सितंबर 2 को ये हो गई रिलीज। किताब का जो मौजू है, बेसिकली उसका मौजू यही है कि जो सारे हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। आपको पता है जो बीजेपी है, ये 2014 से पावर में आई सेंटर में, से लेकर आज तक इनका जो मंशूर है या मैनिफेस्टो है या एजेंडा है, वो आपके सामने। इसका असर जरूर और जरूर कश्मीर पे पड़ना था, और ये पड़ा इस तरीके से कि जब 47 के जमाने में, मैं ये कहूंगा कि लोगों ने ये सोचा था, हमारे लीडरों ने, जो हमारे लीडर थे, हमदर्द कहते थे अपने आप को, उनकी गलतियों की वजह से जो भी हुआ, चाहे सही हुआ उनके लिए, मगर उन्होंने हमारे जो आजकल की जनरेशन है, हम है या आने वाली जनरेशन है, उनके लिए एक अजीब सा तजब्जुब रखा है, और वो चल रहा है। कभी एक, कभी दूसरा, कोई ना कोई कुछ तो यहां एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। कम ये जो मैं अरूज पे है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर में आप देखिए, जम्मू जैसा हमारे जो इस कश्मीर का एक दूसरा एक रीजन है, जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर का, उनको ये है कि उनको कोई तजब्जुब नहीं है, ना अनसर्टेनिटी है। आप देखिए, जब भी वो वोट देते हैं तो वो अपने धर्म को वोट देते हैं, हालांकि उनको काफी इख्तिलाफ भी हो अपने धर्म वालों के साथ, मगर वोट तो देते हैं अपने धर्म, ये तो मानना पड़ेगा आपको। रहे कश्मीरी, कश्मीरी ऐसा अब
उस दलदल में है, ऐसे इज़्तिराब में है, ऐसा खोया हुआ है कि हार्डली लगता है कि कुछ कश्मीरी को कुछ नज़र आता है, सिवाय इसके कि ये एक अजीब तरीके में उभर के आया है ये कश्मीर, उसकी पर्सनैलिटी। एक तो ये अपॉर्चुनिस्ट बना है और उस अपॉर्चुनिज़्म में ये कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। चाहे इसको किसी और देश के ज़रिए कोई एजेंट बनाए या यहाँ अपने तरीके में जो यहाँ हमारे यहाँ कश्मीरियों को जो चाहता है कि एक अपने सांचे में डालने का, उनके साथ भी है ये। मगर इनका असली जो है पावर और पैसा, और इसके सिवा इनकी कोई सोच नहीं है अब हमारे कौम की, जो मैं आप सबकी कौम। मैं ये भी यहाँ ये खामी अपनी करूंगा एक बयान, वो ये है कि हम कश्मीरियों को एक बहुत ही जबरदस्त, एक अजीब अपना एक तरीका है आजकल के दौर में, अगर कोई इनको कोई सच बोले, इतना डेफिसिट ऑफ फेथ हो गया है, इतना डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट हो गया है कि ये भरोसा ही नहीं करते हैं किसी। एक दूसरा इंसान दूसरे इंसान पे शक करता है, किसी को आईबी एजेंट के नाम से कहते हैं, किसी को हिंदुस्तानी कहकर कंडेम करते हैं, किसी को कोई नाम देकर, बीजेपी नाम देकर, जो भी हो उसको जलील करने की कोशिश करते हैं। मगर सच्चाई को ये बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि कश्मीर एक ऐसे दौर में गुजर रहा है और इस मुझे लगता है कि कोई नहीं अब समाधान है कश्मीर का सिवाय ये। मैं पेसिमिस्टिक नहीं बनना चाहता हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं जरूर, मगर वक्त की बात है, वक्त फैसला करने वाला है। मगर इस वक्त जो हमारा कंटेम्पररी हाल है, इस आजकल का दौर है, वो दौर सिर्फ इसका है, बस यही, ये जो हम कहते हैं फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुस्तान कश्मीर, इस पे मैं बात करना चाहता हूं अपनी किताब पे कि दाग बेल जो है इस हिंदुता की, उसकी बेसिकली कश्मीर में 1930 के करीब पड़ी, 1930-31 के करीब पड़ी, जब एक लीडर कश्मीर का, जिसपे कश्मीर ने हर एक चीज निछावर कर दिया, उसको ब्लाइंडली उसको फॉलो किया, उसने जो भी रास्ता इख्तियार उस वक्त किया, उन्होंने उसको बिल्कुल लबैक कहा, उसके साथ रहे, चाहे वो कुछ भी हो, मगर उन्होंने ब्लाइंडली उनको सपोर्ट दिया। खैर, हम आज उस, हालांकि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे या हिस्ट्री के पेजेस को पलटोगे तो ये लगेगा कि जो हमारा ये रहनुमा था, लीडर था, इसका सोच कितना एक नैरो था और ये कोई विजनरी नहीं था। खैर, हम उस मुकाम पे पहुंचे अब जहां उधर भी नहीं जा सकते हैं, इधर भी नहीं जा सकते हैं, जहां हम हैं हम वही है और वही रहेंगे और कोई रास्ता है नहीं। मगर हमारा जो अब वे ऑफ लाइफ है जिंदगी गुजारने का, वो यही है कि ये हिंदुस्तान के साथ जो हम पूरा एक अमलगम हो गए हैं, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गई है हमारे हिंदुस्तान के साथ। जब से 370 और 35A हट गया, उसने कोई गुंजाइश कहीं नहीं छोड़ी कि कोई आपको अपने कोई लेजिस्लेशन में या लेजिस्लेचर हो जिसमें आप अपने लॉज बना सकते, या आप अपने जमीन को बचा सकते, या आपके लिए कोई रिजर्वेशन होती, या कोई, मैं ये कहूंगा कि यू कैन नॉट। अब आपको हर एक चीज शेयर करना है हिंदुस्तान के बाकी लोगों से जैसे वो करते हैं। हालांकि सर्टन सेवरल स्टेट्स जिनमें कि ये है कि ये हर एक से, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इस स्टेट में है कि ऐसा सोच कि भाई हम को हमारी जमीन न कोई छीने, हमारी नौकरियां न छीने,
ये महाराष्ट्र में भी है। अगर आप देखोगे जमाना था ऐसा जब शिवसेना किसी यूपी वाले को अंदर नहीं घुसने देते थे, किसी बिहार के बंदे को अंदर नहीं घुसने देते थे और किसी को सेटल नहीं होने देते। यहां तक कि मैं अगर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे जिसको बड़ा हम लिबरल कहते हैं अमेरिका, दे डोंट इवन अलाउ टू सेटल एनीबॉडी आउटसाइडर इन अमेरिका। वही हाल हर एक कंट्री का है, कोई किसी को जीने नहीं देता। अगर ऊपर वाला अपना ही ये सब कुछ है चलाने वाला, तो है ऊपर वाला ही ऑलमाइटी। हर एक को जो टॉलरेट करता है, किसी भी ख्याल का हो, किसी भी फेथ का हो, ऑलमाइटी इज फॉर एवरीबॉडी। खैर, मुझे बात करनी है इस किताब की। किताब में मैंने ये लिखा है बेसिकली, ये जो फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुत्व इन कश्मीर है, मैंने इसके डिस्कस जो किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आरएसएस का एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है वो 1925 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सबके सामने और लोगों के सामने आया 1925 में उन्होंने बोला कि ये मुसलमान और क्रिश्चियन और हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन दे आर वन, इट इज हिंदूज दे आर अनदर रेस। ये दो कौमी नजरिया जो है वो बेसिकली आरएसएस का ही है। तो इनका जो एम था वो 1930 में ही था इंटीग्रेशन का विद इंडिया, कश्मीर का। हालांकि जो हमारे रहनुमा थे उन दिनों बड़े मकबूल थे, जिनको बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं लोग आज भी और उस वक्त भी पढ़ते। लोगों को लगता था वो डिवाइन कोई एक ऐसा चीज आया है ऊपर से जो यहाँ मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों को नजात दिलाने आया है। जो डोगरा टायरेंट था उस वक्त बादशाह, जिसने जुल्म शदीद उन पे डाया हुआ था मुसलमानों पे, पर्टिकुलरली कश्मीरी मुसलमानों पे, तो वो शायद एक बेल आउट करने आया है कश्मीरी मुसलमानों। मगर उसको एक अपना भी मन में दिल में एक ख्याल था जो हर एक इंसान, ये एक वीक इंसान जो हो जिसे हम लीडर तस्वर नहीं कर सकते हैं बहरहाल, कि मुझे क्या मिलेगा इसमें। लीडर जो होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, उनको कभी ये ख्याल नहीं रहता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो सिर्फ कौम की बात करते हैं, अपने नेशन की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। और वो परेशान होते हैं, वो दुखी होते हैं अगर उनके किसी अपने एक साथी का, जिसको वो कौम बोलते हैं, उसको कोई परेशानी हो या दुख हो या दर्द। खैर, हमारी बदकिस्मती, जो भी आया हमको लूटता ही गया। तो उस वक्त उन्होंने इनको जो एक जो आरएसएस ने आइडियोलॉजी दी थी, उनका जो थॉट था कि टू नेशन थ्योरी, कि मुसलमान और क्रिश्चियंस दे आर वन नेशन दिस रेस एंड हिंदूज आर डिफरेंट रेस। और वो ये कहते थे कि हिंदूज आर सुपीरियर रेस, ठीक है, और मुसलमान और क्रिश्चियन जो है ये है दे आर इंफीरियर रेस। क्यों? क्योंकि वो बैरूनी मुल्क से आए हैं वो मजहब, इसलिए वो इंफीरियर है। और दूसरी बात उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग ये भी सोचते थे कि ये बाबर की औलाद है, जो भी, कि ये यहां ये जो है मुगल्स एंड ऑल दैट उनके है। हालांकि जो मुगल्स इन हिंदुस्तानी मुसलमानों को या यहाँ के मुसलमान बरेज़ीम के मुसलमानों को, जो यहाँ थे, पाकिस्तान में भी थे, हर एक जगह थे मुगल, तो वो उनको समझते थे सेकंड क्लास सिटीजन। उनके लिए तो वो नौकर चाकर थे। तो कहना ये है मुझे कि हर एक दौर में ऐसा होता है। मसला ऐसा हुआ फिर अल्टीमेटली कि ये जो अली मोहम्मद जिन्ना थे, अली मोहम्मद जिन्ना एक बैरिस्टर थे, तो कराची के बेसिकली, तो रहते थे ये बॉम्बे में, तो काम करते थे लंदन में, पढ़ा भी था लंदन में। ये आए तो इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और ज्वाइन पॉलिटिक्स करते देखा, हालात देखे मुसलमानों के ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों मिले हुए थे, और बांग्लादेश सारे। तो हालत देखकर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।
एक दिहाई मतलब 10 साल, फॉर 1 डिकेड। तो उनको जब ये मालूम हुआ, उन्होंने काफ़ी इंटरेक्शन की। नेचुरल सी बात थी, वो कांग्रेस के प्रेज़िडेंट थे। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में थे, जो एक स्ट्रगल करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों का दौर था। तो उन्होंने ये इनका जो ये आइडियोलॉजी थी आरएसएस की, इन्होंने अडॉप्ट करके ये बोला कि भाई अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर हमको छोड़ो, अलग छोड़ो। उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपको सब सर्वोट रहना है, या तो आपको कन्वर्ट होना है। दो चीजें हैं, आपको कोई अलग लैंड नहीं मिलेगी। खैर, चलता गया ये जो अंग्रेजों ने ये लिया, ये पॉइंट, और उन्होंने यही स्टार्ट किया ताकि वो ज्यादा इसको बढ़ावा देने लगे, टू नेशन थ्योरी को। अब टू नेशन थ्योरी कैसे बढ़ती गई आप देखिए। हमेशा बेसिकली जो था, ज्यादा ये इनका जो ये प्रीचिंग था, ये जो वो अपना आइडियोलॉजी जो इन्होंने ज्यादा फैलाया हिंदुस्तान में, ये निकला बेसिकली नागपुर से होके। मगर बेसिकली जो बंगाली आजकल के बंगाली है, ये माने जाते हैं बहुत ही लिबरल। आजकल के जमाने में लेफ्टिस्ट है ये काफी लोग आजकल के, मगर उस वक्त बड़े कम्युनल लोग थे। कम्युनल इन द सेंस दे वर अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज मुस्लिम्स। वो टू नेशन थ्योरी पे बड़ा निर्भर थे, और एक उनकी आइडियोलॉजी थी आरएसएस टाइप की। खैर, उसमें बड़े जबरदस्त बड़े बड़े लीडर निकले, इनके विजनरी लीडर निकले हैं वहीं से, आरएसएस के। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस के लीडर जो भी आप देखोगे या जो भी आप पढ़ोगे, सब पढ़े लिखे थे, बहुत जबरदस्त विजनरी थे अपने तरीके से। हम शायद मुसलमान ये कहे कि नहीं, ये विजनरी नहीं था, ये कम्युनल था, वट बट वो सही अपने तरीके में, और अपना एक जो भी था आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर थी, और बड़े फोर्थ राइट थे, बड़े ब्लंट थे अपने इसमें जो भी उनकी राय थी या आइडियोलॉजी थी। उनको ये नहीं था, वो हिपोक्रेट की तरह नहीं थी कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। वो जो अंदर थे वो बाहर भी थे वैसे ही। वो साफ बोलते थे, भाई मुसलमानों, आप बाज आओ, या तो आप गुलाम रहो, तो या तो कन्वर्ट हो जाओ, दो ही चीजें हैं। तो मसला ये है कि उसके बाद जो फिर भी, इसके बावजूद भी हमारे रहनुमा ने ये समझा कि ठीक है, हम करते हैं जो कुछ पंडित नेहरू जी बोलते हैं या कोई और बोलता है, क्या हालात थे। खैर, हो गया। अल्टीमेटली किस हालात में हुआ ये आपको सबको पता है, क्या हुआ 47 में, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी तो मैं जाऊंगा नहीं उस पर। मैं ये कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद उनकी डिजायर थी ये गोवलकर की, या मोजे था, या इनका एक सावरकर। उसके बाद पर्टिकुलरली मोजे, बी एस मोजे एंड एम एस गोवलकर, they always expressed the desire to integrate Kashmir with the Muslim Kashmir island, because जम्मू भी उस वक्त था थोड़ा सा हल्का सा मुसलमानों की तादाद ठीक थी, मतलब बड़ा, मैं ये कहूंगा थोड़ी बहुत अक्सरियत थी। तो फर्स्ट टारगेट जो था वो उनका पहले जम्मू का था। तो जम्मू में बड़े राइट्स हुए, कुछ एक एजिटेशन हुई, उसमें बड़ा जबरदस्त राइट्स हुए हैं। बहुत सारे ऑथर्स लिखते हैं, डिफरेंट लिखते हैं। लंदन टाइम्स ने भी लिखा आफ्टर से अबाउट, अगर 48 में लिखा है लंदन टाइम्स ने, उसमें आया हुआ है ये। अगर आप उस वक्त का लंदन टाइम्स निकालेंगे, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। एक डिप्लोमेट एक इंटरव्यू देता है वहां लंदन टाइम्स में, वो कहता है कि तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख के करीब मुसलमान मर गए, कम्युनल राइट्स। इट वॉज सितंबर 47। तो मसला ऐसा हुआ कि उसके बावजूद शेख साहब, हमारे जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हमारे लीडर थे, हालांकि उन्होंने पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई कि एक सेक्युलर इमेज दिखाने की। हालांकि ये irony of the fate is that he had only 3 people जो नॉन मुस्लिम थे उसकी पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और वो भी भाग गए तब जब उन्होंने कोई ईद मिलाद पे कोई जुलूस निकाला था, और वो छोड़ के चले गए। खैर, उसके बाद हमारा जो द पॉलिटिकल डायनेमिक्स इन कश्मीर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय द एक्शंस ऑफ
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो emerged as a prominent leader। ये उन दिनों बड़ा जबरदस्त हो गया था ये, क्योंकि ये जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो हमारा, ये जो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये शेख अब्दुल्ला ने, ये जो उसका ये एक नैरेटिव इनका था, ये उसने एक अपने आप को इतना ऊंचा बना रखा था। उसी ने नहीं, जो भी उसके जो फॉलोअर्स थे, वो तो बिल्कुल हमेशा अनपढ़ होते थे यूजुअली। तो उसका सोच वही था, और वो अनपढ़ों का सहारा लेते थे। इस पे कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक बार, जब वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा नॉमिनेटेड ही होते थे, उनकी इलेक्शंस अगर हो गई, वो हो गई 1951 में फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वो भी उसने रिग्ड कर दिए। रिग ऐसे किए कि उसने 75 में से 73 सीट जीते, क्योंकि वो किसी को न कोई नॉमिनेशन फॉर्म भरने देता था, अगर भरे कोई तो उसको पिटवाता था, क्योंकि वो एक, उसने एक पैरेलल, एक ये मान के चलिए आप, एक गुंडों की फौज बनाई थी। तो मगर कश्मीरी बेचारे, ये ज्यादा पॉपुलर जो शेख साहब थे, वो थे सिटी में ही हमेशा, अर्बन एरियाज में, पर्टिकुलरली डाउनटाउन, ये जो है अपटाउन, लाल चौक वगैरह। ये लाल चौक भी एक कहानी है, इस लाल चौक की भी, जिसको लाल चौक बोलते हैं। लाल चौक, ये रेड स्क्वायर, ये रशिया के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि ये जो मरहूम शेख साहब थे, इनकी वेवरिंग एक फेथ थी। कभी ये इंप्रेस भी होते थे किसी, जैसे ये शेख ये पंडित नेहरू से जब 1933 में ये मिले, काफी मुतासिर हो गए ये उनसे, सिवाय अली मोहम्मद जिन्ना, क्योंकि इनको लगता था शेख साहब को, ये कॉम्पिटिटर है मेरा। हालांकि वो एक फरिज्म का लीडर था, ये एक छोटे मोटे एक इलाके का था जिसको कश्मीर बोलते थे, वो भी पर्टिकुलरली शहर के मुसलमानों में बड़ा पॉपुलर था। गांव वाले तो कम्युनिकेशन था ही नहीं उन दिनों, न कोई ये हमारा सोशल मीडिया था, न मीडिया था, कोई बात ही नहीं थी। तो अब वर्ड ऑफ माउथ से जाता था, ये भाई कोई बंदा आया है जिसका नाम लिखा हुआ है, ये इस पे, ये जो है हमारे पत्ते हैं, हाँ, तो ये यूज करते थे वो, उससे एसिडिक मटेरियल से, जो जिसे वो लिखते थे शेर कश्मीर और ऑल दैट। तो खैर ये तो एक पॉलिटिकल स्टांस था, एक स्टंट था पॉलिटिकल, तो ये होता है, ये पॉलिटिक्स में चलता है ऐसा। तो मगर had it been for the good of the people ultimately to grow his popularity, that would have been far better, and that would have fetched him the praises, हर एक चीज मिलता उसको, इस जिंदगी में भी, उस जिंदगी में, उस दुनिया में। खैर मेरा ये कहना है कि अल्टीमेटली क्या हुआ इसमें, मैं विल कम टू द बुक अगेन। तो इसमें शेख साहब ने हमेशा, फिर ही वॉज एडवोकेटिंग ऑलवेज द एक्सेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया। शेख साहब को यह था कि जो टू नेशन थ्योरी थी, जब डिवाइड हो गया इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो क्योंकि हालात वो सबको आपको पता है, मगर जो शेख साहब का अपना एक नजरिया था, वो चाहता था अंदर से कि एक नया टाइप का एक बादशाह था अपने लिए, शायद शायद वो चाहता था कि एक बादशाह निकले तो दूसरा बादशाह आए, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन है बरबार में, और उनको ऐसा लग रहा था, उनको एक, मतलब कश्मीरी इतना डरा हुआ था ऑलरेडी महाराजा हरी सिंह के खौफ से, उनकी आर्मी के जुल्म से, और उनकी वो बर्बरता से, वो हर एक को डरते थे जो मैन हु वाज विद द पावर। क्योंकि शेख साहब को लोगों का पावर मिला था, ही हैड द सपोर्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो गुंडे थे या अनपढ़ थे, व्हाटएवर, मगर लोग उससे डरे, वो भी एक पैरेलल एक पावर बना। तो उस आड़ में उनकी कोई चलती नहीं थी, जो भी फैसला वो करते थे वो उनको मानते थे। हैरानगी की बात यह है, जब शेख साहब ने एंडोर्स भी किया थ्री, ये हमारा एक्सेशन विद इंडिया, किसी ने बात तक नहीं की। कश्मीरी रोता रहा, अंदर डरता रहा, उसको बिल्कुल पता नहीं था ये हो क्या रहा है।
वो हर एक को समझते थे दुश्मन, सारे से डरते थे। यहाँ रेडर्स आ गए, उनसे भी डरे। यहाँ इंडियन आर्मी आई, उनसे भी डरे। 27th ऑफ दिस अक्टूबर 1947, उनसे भी डरे वो सबसे। उनको भी बोलते थे लूटर, इनको भी बोलते थे लूटर, क्योंकि उनको मिले थे ऐसे लोग। उनको उससे पहले महाराजा हरि सिंह के रूप में, फिर शेख साहब का तो था ही बोलबाला, ही वाज अ पैरेलल, एक तरीके में एक पावर था, ही हैड इमर्ज्ड एज अ पावर। तो शेख साहब को क्या कर दिया, तो इसकी दोस्ती इतनी महाराज से उनके बढ़े। ये जो पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू था, अपने उनका ये एक हिंदुस्तान का, मैं ये कहूंगा कि ही वाज अ वेरी टावरिंग लीडर ऑफ इंडिया। और पटेल, सरदार पटेल बड़ा विजनरी आदमी था। सरदार पटेल को यू कैन नॉट इग्नोर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर हिज नेशन, फॉर इंडिया। और वो बड़ा बुलंद था, जैसे आरएसएस के लोग थे। एक वक्त ये भी था कि जब उसने पंडित नेहरू को ये भी बोला कि ये जो कश्मीर है, इंडिया विल ब्लीड थ्रू दिस कश्मीर वंस, सो इट इज बेटर टू रेन शेख अब्दुल्ला, कि वो शेख अब्दुल्ला के बड़े खिलाफ था। उसने शेख अब्दुल्ला को शायद डिस्कवर इसलिए किया था कि जो वो एक बात उधर कहता था, एक बात इधर करता था, कश्मीर में या जम्मू में, कहीं भी उसके कंट्रडिक्शंस काफी थे शेख साहब। खैर ये कहीं ये उन्हीं को नहीं था, ये लीडर्स कई लीडरों को है था। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो एक ही वाज अ बंडल ऑफ कंट्रडिक्शंस। अटल बिहारी वाजपेयी कभी कश्मीर की बात करता, कभी इंसानियत की बात करेगा, इंसानियत, कश्मीरियत एंड डेमोक्रेसी। तो कभी 1953 में जब उसने ही मेड अ स्पीच, अ वेरी फिफरिंग स्टेटमेंट इन स्पीच इन पार्लियामेंट 1953, when this Mukherjee was arrested by this Sheikh Abdullah, तो उसने बोला कि has he become the king of king Sheikh Abdullah, that he is not allowing us to do away with this 370 article, and he has arrested our leader because ये जो मुखर्जी थे, डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो आरएसएस के बड़े जबरदस्त लीडर थे। हिंदू महासभा और क्या क्या नहीं, वो जम्मू में भी चलाते थे वो। एंड मुखर्जी जो था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वाज बेसिकली फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो उनको अरेस्ट किया इसने इसी बात पे कि वो चाहते थे, ही वांटेड टू जस्ट ट्रम्पल अपॉन कश्मीर एंड ही वांटेड दैट दिस 370 शुड गो। वो बहुत ही इसके खिलाफ था, 370 और 35A के। He wanted that it should go. They should not have these two flags. ये जो दो, कुछ भी नहीं चाहता था दो। He wanted that one prime minister, one flag, one nation and all. यही सिलसिला चल रहा है। ये हर एक चीज में यूनिफॉर्मिटी, जो आजकल के दौर में, जो आजकल के इस सारे हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है, ये वहीं से आ रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो उसी की है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे 2020, अगेन दे वांट टू हैव अ कंप्लीट वन, एवरीथिंग वन। मगर यहां रोना ये है कि यहां कुछ लोग ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस है, एक तो मीडिया का होता है, जो आप डिसमिनेट कर सकते हो अपने आइडियोलॉजी को, या तो पढ़ने से होता है, तालीम से। करिकुलम कैसा है आपका, वो आप पे असर करता है, और इसका असर इतना एनग्रेव करता है, इट रिमेन्स इन योर हार्ट, क्या ये माइंड में, इट विल नेवर गेट अवे फ्रॉम यू। अच्छा खैर, ये तो मैं ये हुई बात को शेख साहब के जमाने की। तो शेख साहब ने ये, जब ये सारा हुआ ये मामला, उसके बाद शेख साहब इतना ही डेमोक्रेट था, ये मैं यहां कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी किताब में लिखा मैंने, एज महाराजा हरि सिंह वॉस। इसका मतलब है वो कभी भी डिसेंट कबूल नहीं करता था। हाँ, पावरफुल के सामने करता था, गरीबों के सामने नहीं। जो लाचार हो, गरीब हो, जिनका वो लीडर था, उनके सामने डिसेंट बिल्कुल कबूल नहीं। हाँ, सरदार पटेल के सामने तो करते थे, मानते थे उनके डिसेंट, या इवन पंडित नेहरू के दोस्ती की आड़ में। मगर बेसिकली ही वांटेड समबडी टू हेल्प हिम जो पावरफुल हो।
तो उसी का फायदा लेकर नेहरू ने उसको कर दिया अपनी ओर और अल्टीमेटली हो गया। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि शेख साहब को दिल में अभी भी था, तब भी था, 47 के बाद भी, कि भाई कभी ना कभी मैं ये हासिल करके रहूंगा ये कश्मीर। अगर उसको क्लियरिटी ऑफ माइंड था, या तो उसको डिस्कस करना था पहले ही नेहरू के साथ कि भाई अगर मैं ये आपको दूं टेम्पररी, आई विल एग्री ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पीपल, दो ही वाज नॉट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लीडर ऑफ द कश्मीर। बेहतर था कि वो कोई ऐसा कोई चीज करे कि जिससे लोग ये नहीं, ठीक है भाई वो उठा था लोगों के लिए और लोगों की भलाई के लिए, दैट नेवर मेड हिम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर। ये जरूरी तो नहीं था, सारी पॉपुलेशन थी उसके साथ। एक तबका जो था पढ़े लिखे लोगों का, वो तो मौलवी यूसुफ शाह साहब के साथ भी थे ना, उनका भी एक अपना एक सोच था, जो यहाँ के मीरवाइज थे, तो वो पढ़े लिखे लोग उनके साथ थे ज्यादा। वो प्रूव हो गया तब 1944 में, जब शेख साहब ने इनवाइट किया जिन्ना को, कश्मीर आने की दावत दी और वो 2.5 महीने यहाँ रहे, और अली मोहम्मद जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब डाउनटाउन में भी गए और वहां भी देखा लोगों से बात की, इंटरेक्शन हो गई। तो उसके बाद जब उनको लगा कि वो मेरी बात सुनने पे आमादा नहीं है जना साहब, तो उनके साथ मिसबिहेव किया गया और वो चले गए अल्टीमेटली। तो मगर ये क्या कर, ये खुद लिखता है आज से चिनार में शेख साहब लिखता है अपनी आज से चिनार में, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो ऑटोबायोग्राफी है नहीं, वो एक है यहाँ का एक ब्यूरोक्रेट था उसके जमाने में, शेख साहब के 75 ऑनवर्ड्स, मोहम्मद सुप्टेन, उसने एक किताब लिखी है उनकी आज से चिनार, दैट इज अ बायोग्राफी ऑफ शेख साहब बेसिकली। तो उसमें वो कहता है टेंग साहब को कि भाई मुझे जना साहब ने बोला था कि जना शेख साहब, एक जमाना आएगा आपको मेरी याद आएगी, आप मेरी बातों पे गौर करोगे। वो बातें क्या थी, वो वही टू नेशन थ्योरी की बात जो शेख साहब ने रिजेक्ट कर दी थी। हालांकि हिंदुस्तान में इसका बोलबाला जबरदस्त था, सारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हर एक जगह कम्युनल राइट्स हुए थे। 10 लाख के करीब लोग मरे आर पार, और उधर से इधर लोग लुट गए, खत्म होगी सारी, मैं कहूंगा ये सब कॉन्टिनेंट। तो उसके बाद शेख साहब ने वो डिसीजन लिया कि मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया रहा अब हिंदुस्तान के साथ, ऑन द प्रिंसिपल कि ये सेक्युलर कंट्री थी। हालांकि अगर आप गौर करेंगे, या जब 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, 7 लोग का वो ड्राफ्ट कमेटी एक थी, उसमें एक मुसलमान भी था हिंदुस्तान में, हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर। उसमें एब्सेंट था 3 एक्सप्रेशंस, 3 एक्सप्रेशंस, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड फेडरलिज्म। ये तीनों नहीं थे। इसका मतलब है, अगर हम बात ये करें, ये किताब में दर्ज है, ये लिखा हुआ है, एंड इट वाज दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज विदाउट दीज 3 एक्सप्रेशंस टिल 1976। उस दौर में अगर आप 49 से लेके अडॉप्ट हो गया ये 1956 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम 56 की बात करें, 1956 से लेकर 76 तक हिंदुस्तान था क्या, इसका स्ट्रक्चर था क्या, सेक्युलर था, हिंदू देश था, क्या था, सोशलिस्ट था ही नहीं। जो सोशलिज्म शेख साहब ने अपने दौर में फिर दिखाया यहां, जब वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं थे, वो इलेक्टेड भी नहीं थे, उनको उस वक्त बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट किया था। उन्होंने पहले लैंड रिफॉर्म्स किया। या लैंड रिफॉर्म्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दीज कम्युनिस्ट्स बेसिकली, बिकॉज सोशलिज्म वही मार्क्सिस्ट का था वो। क्योंकि जो नया कश्मीर है, जो बना हुआ था नया कश्मीर, एक एजेंडा वो बनाया था एक कम्युनिस्ट ने, एक लेफ्टिस्ट ने, जिसका नाम था BPL बेदी। वो उसका दोस्त था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का भी दोस्त था, तो शेख साहब का भी दोस्त था बहरहाल। तो उसने ये बनाया और उसने यही जमीन का भी रिफॉर्म दिखाया, बहुत सारी चीजें दिखाई कि कैसे करना है।
ये तो उन्होंने लैंड टू टिलर कर दिया, जिससे काफी नाराजगी हो गई। और आप हैरान हो जाओगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुड नॉट डू इट इन होल ऑफ इंडिया थे, बिकॉज जो लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े, जिनको हम एलिट्स कहते थे, बड़े पैसे वाले थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया उसका। सो ही कुडंट इंप्लीमेंट दैट पार्ट ऑफ इट। सो दिस इज व्हाई सोशलिज्म उसमें रखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। और सेक्युलरिज्म उस पर भी हुआ, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस पे बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था आरएसएस, इसीलिए ये वर्ड सेक्युलर नहीं रखा गया। बिकॉज ये जो आरएसएस है, ये मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत ब्लंट थे लोग, ये विजनरी थे कमाल के, मगर ये इनका कॉल और फेल में कोई फर्क नहीं था। ये जो इनके जुबान में जो होता, जबान पे होता था, वही दिल पे होता था। साफ बोलते थे, मुसलमान को बोलते आप हमारे दुश्मन हो, वी डोंट टेक यू लाइक अवर ओन, you belong to alien land, that is the holy place of yours, where from your religion is come। तो इसी तरह क्रिश्चियन को वही हाल उनका भी था। खैर, और दूसरी भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आज तक न कोई समझ सका है, न किसी ने इस पे बात की। बात है कि जो हंगेरियन इसका ससुर था, माइकल हेरिनेडूस, वो हंगेरियन था। वो बेसिकली एक ठेकेदार था, गुजरात से होते हुए पाकिस्तान की तरफ से आते आते वो यहाँ एक रेस्ट हाउस में बैठा, यहाँ गुलमर्ग में, तो उसने वही हड़प कर दिया। क्योंकि उन दिनों महाराजा हरि सिंह का राज था, उनको लगा ये अंग्रेज है, तो बैठ गए। अंग्रेज थे, अंग्रेज वो, तो फिर भी अंग्रेजों का एक था तसल्लुत यहाँ। हालांकि ये प्रिंसली स्टेट थी, मगर उन्होंने एक जमाने में इस पे कब्जा थोड़ा सा जमाया था, क्योंकि उनके फिर रेजिडेंट्स आते थे यहाँ, वो रेजिडेंट्स भी रहते थे यहाँ। हालांकि वो रेजिडेंसी बहुत ही अच्छी रही मुसलमानों के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें भी यहाँ लागू, जैसे ग्लांसी कमीशन, जिसमें पढ़ना लाजमी हो गया मुसलमानों के लिए, हर एक के लिए, जिसको हम बोलते हैं फोर्स, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, जिसमें बच्चों को फोर्सफुली लेते थे पढ़ने, मुसलमान बच्चे। वो भी हमारे काम आया। वो खैर बहरहाल वो भी एक कहानी है, वो भी एक चैप्टर है। तो बात उसके बाद इस जमीन में उन्होंने ये जो अपना हंगेरियन, उनका ये ससुर जी थे हैरी साहब, हैरी साहब की जमीन रेजिडेंसी रोड पे भी थी, यहां मौलाना आजाद रोड पे भी, गुलमर्ग में भी, टंगमर्ग भी, वो कभी नहीं कम हो गई, न किसी लैंड टेलर का वो बना कोई हिस्सा। मगर इसमें यहां मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो शिया बरादरी के लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल वो जमीन नहीं ली। उन्होंने कहा ये गैर इस्लामी है, बिकॉज दे आर बीइंग, वो तो गवर्न होते हैं, उनका क्लर्जी सिस्टम है एक, उस सारे अभी तक इस दौर में भी हमारी जो शिया बरादरी है, इनको क्लर्जी का काफी इन्फ्लुएंस होता है। इनके जो ये जो प्रीचर्स होते हैं, उनको ये बड़ा इज्जत की नजर से देखते हैं, और वो इनको जो भी बोले वो दैट इज अ लॉ फॉर देम। खैर, तो वो अपना एक उन्हें माना नहीं। उन्हें कहा ये बिल्कुल गैर ये है असूल कि हम किसी की जमीन हड़प करेंगे उसके मतलब विदाउट टेकिंग हिज कंसेंट, या छीन के लिए, हम जिसको हम कहेंगे फोर्सफुली उल्टे। या आजकल को जो एक्ट भी है, अब जब से मिलिटेंसी का दौर आया, जब यहां से ये कश्मीरी पंडित हमारे निकाल दिए गए या निकल गए, वट एवर डिस्प्लेस हो गए, तो यहां जो है डिस्ट्रेस सेल एक्ट है। तो क्योंकि वो डिस्ट्रेस में थे, इसीलिए वो एक्ट बनाया। इसी ये जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने बनाया था थ्रू हिज वन ऑफ हिज लॉ मिनिस्टर्स कॉल्ड पीएल हंडू। हंडू साहब के जमाने में उसने बनाया था ये कि डिस्ट्रेस सेल एक्ट। तो उस पे एक ये रखा था, खतगन रखा था कि भाई ऐसे मत करो, क्योंकि ये डिस्ट्रेस में है, दे आर सेलिंग इट आउट ऑफ डिस्ट्रेस। यही हाल वो था। तो जब डिस्ट्रेस सेल बैन इनने कर दी, तो किसी को छीनना जमीन बाय फोर्स, वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, भले ही एक इनके लिए, लेफ्टिस्टों के लिए या कम्युनिस्टों के लिए ठीक हो कि भाई अमीरों को ले लो तो गरीबों को दे दो,
खैर ये तो एक दूसरा है। क्राइम इज बहरहाल क्राइम जैसे जिस तरीके से हो, अगर चोर कोई चोरी करता है, कहता है मैं गरीब को देता हूं, दैट इज अगेन क्राइम। खैर वो तो दूसरी बात है, वो छोड़िए, वो तो इखलाक की बात है, ये कैसे सोचते हैं, हर एक को अपनी अपनी सोच है। तो मगर हिंदुस्तान में कहीं लागू नहीं हुआ है। इससे शेख साहब को दो चीजें हो गई जो उसके एडवर्स हो गई। एक तो सारे जो इलीट था, चाहे वो डोगरे थे, डोगरों के पास ज्यादा जमीन थी, बिकॉज इट वॉज राज ऑफ देवर हैविंग द राज ऑफ देयर ओन डोगरा किंग। तो उनके पास ज्यादा जमीन थी, और कश्मीर में भी उनकी काफी जमीन थी, वो चिन गए उनको। तो वहां डोगरे नाराज हो गए उस पर। तो यही कश्मीरी पंडितों का भी हाल था, उनके पास भी जमीन थी यहाँ अच्छी खासी, उनको मिलता था ऐसे गिफ्ट में। कुछ मुसलमानों को भी था जो बड़े लैंडलॉर्ड बने हुए थे उस वक्त, क्योंकि उनको गिफ्ट में मिला था, या उन्होंने उनकी वो खैर मुझे ये नहीं पता है कि वो अमीर कितने थे उस वक्त, तो मगर गिफ्ट में मिला होगा, क्या होगा, तो उनको भी छीन दिया। लैंड टू टिलर जो टिल करता है, बट दैट शुड हैव बीन कन्फाइंड टू द ओनली द टिलर्स, कि तब तक वो टिल करे, जब तक वो टिल करे। तो वो बन गए क्रीमी लेयर अल्टीमेटली ना, वो अमीर बन गए, वो पैसे वाले बन गए, वो गरीब बन गए। इसका बैलेंस नहीं हुआ। खैर वो छोड़िए, ये दूसरी बात है। मगर कहना मुझे इस किताब का है कि अल्टीमेटली क्या हुआ कि शेख साहब के जमाने में जो ये अब चला, कि शेख साहब को ये ख्याल था कि किसी न किसी दिन तो मैं ये ले जाऊंगा। जब उसकी बर्दाश्त की हद हो गई 49 तक, 49 तक रुका वो बेचारा। हमारे लीडर साहब ने कहा कि भाई नहीं, किसी ना किसी तरह तो मैं निकलूंगा वहां से। लोगों को निकाला उन्होंने, जो उनके ये आते थे, डिसेंट करते थे यहां से, वो पाकिस्तान भी निकाला। जैसे उन्होंने वो एनिमीज एक्ट बनाया, एजेंट एक्ट, एनिमीज एजेंट एक्ट एंड ऑल दैट। उसमें मौलवी यूसुफ शाह साहब को भी निकाला और उसकी फैमिली को भी निकाला, वट वो कुछ और था। मगर अल्टीमेटली 49 में उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, कि भाई आप एंडोर्स करो यूनाइटेड नेशन के सामने कि हम अपने फ्री विल में गए हैं हिंदुस्तान के से, टू एंडोर्स द एक्सेशन ऑफ कश्मीर विद इंडिया। तो हमारे लीडर ये शेख साहब तो चले गए, वहां बोला, इनकी आवाज गूंजी सारे यूनाइटेड नेशन में, नहीं जी, वी हैव डन इट आउट ऑफ ओन फ्री विल, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड दिस एंड दैट एंड वो ये एंड सेक्युलर इंडिया एंड। तो उसके बाद बाहर निकले तो ये मिले ऑस्टन, था उनका नाम, वैरन ऑस्टन। वो था रिप्रेजेंटेटिव डिप्लोमेट ऑफ यूएस इन यूनाइटेड नेशन। तो वो बाहर निकले तो उनको बोला बोला कि भाई आप अपने लीडरों से कहिए कि हमको किसी तरह हिंदुस्तान के चुंगल से निकाले। उसे कहा आपने तो अभी ये एंडोर्स कर दिया। उसे बोला नहीं, मैंने तो मजबूरी में वहां किया, तो मुझे ये वहां से निकालो। ही रोट a telegram to his secretary to state, secretary of state, जिसको होम मिनिस्टर हम यहां कहते हैं। तो उसने माना नहीं, उसने कहा नहीं, ये बल्कनाइजेशन हो जाएगी यहाँ कश्मीर में, बिकॉज रशिया इज वेरी क्लोज एंड नियर टू कश्मीर, वी डोंट वांट दैट। उन दिनों का जमाना था, कम्युनिकेशन का बड़ा फुकदान था, लैक था, दे कुड नॉट हैव कम सो इजली जिस तरह आज तो वो 2 मिनट में आ सकते हैं। खैर उन्होंने माना नहीं। फिर ये ब्रिटिश इसको मिला रिप्रेजेंटेटिव को, उसको भी यही सुनाया। फिर ये पाकिस्तानी उनको डेलीगेशन को मिला, जो डेलीगेशन वहां से आया था, टू प्लीड कि भाई ये हमारा हिस्सा होना चाहिए था, बिकॉज इट हैज अ मुस्लिम पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिकली इट वाज सिचुएटेड दिस स्ट्रेटेजिकली व्हाटएवर। उन्होंने अपना दिया वहां, तो इट शुड हैव बीन दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दैट। तो ये उनको गया। उसमें गुलाम अब्बास साहब भी थे, जो कि लीडर थे मुसलमान के, यहाँ जम्मू के मुसलमान थे वो। तो वो बड़े माने हुए जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी फिर बने, जब इनका डिवीजन हो गया आपस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। तो उनको भी, वो भी चले गए, क्योंकि उनकी फैमिली को मार दिया गया और वो चले गए पाकिस्तान। तो वहां से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनको भी बोला कि भाई अब हमको छुड़वाओ, किसी तरह गलती हो गई हमें। तो उसने यही बात कही कि भाई जो आपने वहां उस वक्त बोला था, तो ये तो हो गया, जो भी होना था तो वो कर दिया। तो शेख साहब वापस आए। मगर ये जो लीडर थे हिंदुस्तान में,
इंडिया में, उन्होंने सुना है। नेचुरल सी बात है, ये कोई छुपी देखी नहीं है, वो उस वक्त भी होते थे अपने स्पाई वटेवर, अपने मीन्स होते हैं, उनको बोला भी अमेरिकन से। तो खैर आगे, तो उसके बाद डिप्लोमेट्स जो भी यहां आता था घूमने या देखने कश्मीर, तो उनको यही बात सुनाता था ये अमेरिकन है बोला। तो उन दिनों एक होता था इनका एक आईबी का चीफ यहां, जिसका नाम था वालिया, हसन वालिया। हसन वालिया गया और उसने, सरदार पटेल थे उन दिनों, ही वॉज होम मिनिस्टर, ही टोल्ड हिम कि शेख साहब ऐसे ऐसे करता है, जो भी कोई डिप्लोमेट आता है उसको बोलता है भाई हमको छुड़वाओ, वो करो, ये करो, आपके साथ वो करो। तो अल्टीमेटली इन 1952 में और एक्ट, अब देखिए ये इतना वेवरिंग थे इनका, ये एक मिजाज, ये होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि शेख साहब की कोई ये इट कैन बी अ वीकनेस ऑफ एनी पर्सन, ये मेरी भी हो सकती है, किसी और इंसान की भी हो सकती है। खैर वो तो एक बड़ी शख्सियत थी, उसके वेवरिंग का असर एक सारी कौम पे पड़ता था, वो इतने वेवरिंग थे। तो उन्होंने 1952 में दूसरा एक एग्रीमेंट कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, दैट वाज कॉल्ड दिल्ली एग्रीमेंट ऑफ 1952। Wherein he agreed the jurisdiction of Supreme Court over Jammu and Kashmir, and he also agreed that Election Commission of India should have the jurisdiction of J&K as well. तो उसके बाद क्या हुआ, सो ये एक्सटेंडेड एवरीथिंग ओवर कश्मीर, तो और बाकी चीजें भी थी उसमें। तो अब शेख साहब को और ये ख्याल आया, भाई ये तो मैंने गलत किया शायद। अब ऐसा होने लगा, शेख साहब ने अब थोड़ा विड्रॉ करना चाहा कि ही वाज नॉट इम्प्लीमेंटिंग टिल 1953। 1953 में इसने बड़ा एग्रेसिवली फॉलो किया कि भाई हम किसी तरह अलग जाना चाहते हैं। ही वाज कंटैक्टिंग दैट साइड, पाकिस्तान साइड, दैट साइड, कोई ना कोई तो करते थे। खैर, और दूसरी बात जो कहा जाता है, जो एक लंदन टाइम्स में निकला है, ये लंदन टाइम्स अगेन, पंडित नेहरू ने एक इंटरव्यू दिया है वहां उसके कॉरेस्पॉन्डेंट को, उसे बोला है कि वी फाउंड हिम इवन इन्वॉल्व इन द कस्टोडियल किलिंग्स ऑफ सम 49 पीपल उस दौर में, नॉट शेख हिमसेल्फ बट आई मीन द रिजीम जो भी था। तो अल्टीमेटली वो हेड पे ही चढ़ता है ना। तो उसने ये भी कहा आई टॉलरेटेड सो मेनी थिंग्स अबाउट शेख साहब। तो जब हो गया तो मुझे बड़ा जबरदस्त प्रेशर भी था होम मिनिस्टर की तरफ से, तो अल्टीमेटली आई हैड टू अरेस्ट हिम। इसको अरेस्ट कर दिया कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस में फिर उसके बाद जेल जब गया ये, तो इसको मिलने देता, बिकॉज शेख साहब के बड़ी मरासिम थे, मैंने पहले भी बोला, ये दोस्ती, एक बड़ी इंटीमेसी थी उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, और उनको भी थी। तो उसके बाद ये जो जेल कर दिया, तो पाकिस्तान के साथ राब्ता करने लगा शेख साहब। उनकी इंटेलिजेंस थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस उस जमाने में होती थी, नॉट ISI एंड ऑल दैट। तो वहां से जो भी उनको चाहिए था वो लेते थे वहां से, भाई वो मदद, ये मदद वगैरह। तो इतनी देर में शेख साहब ने यहां एक नेटवर्क बनाया 53 के बाद थ्रू मिर्जा बेग। तो उसके बाद शेख साहब ने क्या किया, शेख साहब ने इसको, जब सेडिशन का केस चला तो चलता रहा, तो इसको 58 पे छोड़ा। 58 में इन्होंने वही बनाया जिसको बोलते हैं अल-फतह। पहले तो वेबसाइट फ्रेंड बनाया इसी अब्दुल बेग साहब ने, उसके बाद ही हैड एन आर्मड विंग ऑफ दैट दिस वेबसाइट फ्रेंड दैट वाज कॉल्ड अल-फतह। तो अल-फतह में इन्होंने मकबूल भट्ट को भी इन्वॉल्व कर, मकबूल भट्ट उन दोनों SP कॉलेज में पढ़ा। मकबूल भट्ट का मैं बताऊंगा, ही वाज अ JKLF फाउंडर, और फिर प्रेसिडेंट जिसको फांसी दी गई, जो आजकल फिर फांसी दी गई तिहाड़ जेल में और उधर ही दफन हुए। तो यही मकबूल भट्ट इज अ क्रिएशन ऑफ NC, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसके बाद ये बढ़ता गया ये मामला,
अब उस पर क्रैकडाउन हुआ, सारे ये अल-फतह वाले जेल वेल वटएवर, वो सारे जितने भी अल-फतह के थे, अल्टीमेटली व्हेन ही केम इन 75 और 70 77 75, ही एडजस्टेड देम ऑल। आधों को ठेके दिए, आधों को नौकरी पे लगा दिया, वो सारे अच्छे अच्छे पोस्टों पे रिटायर हो गए। तो वो बदल गया वो जमाना, कुछ आईजी बन गए, कुछ पता नहीं क्या क्या बन गए, एमडीज, डायरेक्टर्स एंड आई डोंट नो। तो अल्टीमेटली वो 200 के करीब थे, कुछ बच्चे के बैंक के ऑफिसर्स बन गए, बड़े बड़े इन्होंने बनवाए। तो खैर, तो वो एक जमाना था। तो शेख साहब को 59 में और फिर किया अरेस्ट, जब उनको लगा कि इसकी एक्टिविटी सेम है तो और अरेस्ट कर दिया। तो इन द मीन वाइल बख्शी जो था, ही वाज प्लेस्ड एट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर दिस शेख साहब, तो वो भी नॉमिनेटेड अगेन। मगर ये जो मैंने आपको पहले बोला कि 52 में इसने कर दिए इलेक्शंस, 52 में वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसमें इसने एंडोर्स किया, तब भी वो सेशन, दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड, बिकॉज दैट वाज क्रिएटेड फॉर दैट ओनली, टू गेट इट एंडोर्स्ड। जैसे उनको बोलते थे ये कोई इलेक्टेड तो है नहीं, तो इनको इलेक्ट कैसे करवाया, वो भी एक स्कीम ऑफ थिंग्स था। तो ये इलेक्ट हो गया साहब, इलेक्ट हो गया तो ये इसने तो फिर कर दिया एंडोर्समेंट, फिर उसने फिर सिलसिला चलता रहा, 52 एग्रीमेंट एंड ऑल दैट। तो अल्टीमेटली जो उनका ये था, वो अपना काम करते थे। जनसंघ था, ये क्या नाम है उसका, विश्व हिंदू परिषद था, या वो ये जम्मू का वो दूसरा वो क्या था उसका नाम, वो दूसरा वो चलाते थे वहां। तो उस सारे मिलजुल के जम्मू से ही चलता था साहब, वो अपना पूरा होल्ड रखे थे स्टेट पे अपने, वो जो इसको जिसको हम बोलते हैं रूट्स को फैलाते थे। एंड दे वर हियर इवन 30s में। मैंने जब बोला आपको, जब 31 की बात हो गई, एक बंदा मर गया, फिर सॉरी एक बंदे को अरेस्ट कर दिया ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन, और उसके बाद जो उसके साथ जिन्होंने ये एजिटेशन की, वहां करीबन सेंट्रल जेल के पास 22 लोग मर गए। तो उस पर हिंदू मुस्लिम का एक राइट्स भी हुआ, तो उसमें 7 लोग और मर गए। वो चलता रहा, वो लाहौर प्रेस में भी आया, मुस्लिम प्रेस में भी, उधर से इंग्लिश प्रेस में भी आया। तो उस वक्त एक मुजी जो मैंने आपको बोला मुल्तान में था, ये जो इसका बीएस मोजी, ही वॉज दैट टाइम इन मुल्तान, दिस पाकिस्तान। इसने इसको चिट्ठी लिखी महाराजा हरि सिंह को या टेलीग्राम वटवर, तो बोला भाई हमको पैसा दो, हम आपकी यहां करेंगे प्रेस में सपोर्ट। तो इंग्लिश प्रेस में पर्टिकुलरली आपकी इमेज खराब हो गई है, ये बोलते हैं ये कम्युनल है इनका बादशाह, तो वो हम ठीक करेंगे। खैर वो दे सक्सीडेड इन दैट, उन्होंने लंदन प्रेस में ठीक करवाया, इंग्लिश प्रेस में वो कुछ और करते थे, मगर जो मुस्लिम प्रेस था वहां का लाहौर वाला, वो तो इसके खिलाफ लिखते थे और शेख साहब को बड़ा वो करते थे, उस वक्त लिखते थे, हीरो बनाते थे वो। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो माउंटबेटन था और प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जो था क्लेमेंट एटली एंड लॉर्ड माउंटबेटन and various political leaders in undivided India during this period were pivotal in shaping the events leading to the partition। ठीक है, तो वो भी थे, मगर एटली जो था प्राइम मिनिस्टर, जो लेबर पार्टी का था, वो उन दिनों प्राइम मिनिस्टर था जिन दिनों पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान। उन्होंने इनको बोला था कि आप रुको यहां उड़ी तक। जब ये यहां से फौज गया तो उनको धकेल के, जहां शेख साहब का भी था हाथ और उनके जो भी थे सपोर्टर्स, नॉट ओनली दो पीपल, इन्होंने यहाँ एक जिसको लाल चौक उसी वक्त नाम दिया गया लाल चौक, क्योंकि उसपे सिर्फ लाल झंडे चढ़े, एनसी के झंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और एक बड़ा सा एक मॉन्यूमेंट सा एक बनाया, कुछ पोस्टर टाइप का, जिसपे घोड़े पे दिखाया शेख साहब को वो झंडा लेकर। दैट अल्टीमेटली गेव नेम to that लाल चौक, उस चौक को लाल चौक कहा गया, because that was resembling the red square of Russia।
बिकॉज रश काफी था उसमें। अगर आप देखेंगे डीपी दर साहब भी होते थे, वो भी उन दिनों वहीं थे, वहीं लाल चौक में बैठे हुए थे। पीएन बजाज थे, इसके बड़े खास कंटेम्प्रेरी थे, दोस्त थे उनके, जो इनके साथ अखबार भी चलाते थे। उनको पीटा भी इन्होंने, फिर पिटाई हो गई, लड़ाई हो गई, उनको गिरफ्तार भी किया शेख साहब ने, बिकॉज ही नेवर लाइक टू डिसेंट। तो उसको अंदर भी करवाया वगैरह वगैरह। बहुत सारी जो उनकी किताब पढ़ी है पीएन बजाज की, वो बोले उसमें लिखा हुआ है कि कितने किस मिजाज के शेख साहब थे, तो कैसे शाही मिजाज था उनका, और उनका अपना एक कैसा तरीका तौर था। तो कहना यह है। तो उसके बाद the ideological ambitions of groups like RSS and the actions of the local leaders like Sheikh Abdullah contributed to the complex and often violent struggle for Kashmir's identity and political status. The legacy of these events continue to influence the region's politics and the relationship between India and Pakistan today. India is attaining 1 century, means 100 years, millennium हो रहा है in 2047, which the BJP RSS have given the deadline for Bharat to become the first Hindu राष्ट्र। ये जो अनफोल्ड हो गया एक्चुअली 1980 से, जब बीजेपी ने, और ये जो हिंदुता के फुटप्रिंट्स थे सारे इंडिया में फैलने लगे, और इन्होंने दे हैड अ फुटहोल्ड ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया कंप्लीटली। क्योंकि एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसान को जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है उसकी सेंस, दैट इज द रिलीजन। मैंने पहले भी ये बोला, रिलीजन इज रियली इतना एनग्रेव्ड होता है इंसान की उसके शरीर में, उसकी आत्मा में, उसके सोल में। इट कैन नॉट बी डिवोर्स्ड एट ऑल। बिकॉज आप किसी भी मजहब में जाइए, किसी भी मजहब को कबूल करिए, अगर जो आपको अपना है, जिस जीन से आप निकले हो, दिस इज इन योर ब्लड रिलीजन। और ये आपकी पर्सनैलिटी को जरूर कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस करता है, आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है किसी न तरीके में। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि कितने भी महान हो, कितने भी अच्छे हो, मगर अपना रिलीजन अपनी जगह या अपने मन में, और ये कहीं ना कहीं निकलता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं, आई हैव नो हेजिटेशन टेलिंग यू एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड bluntly and boldly I will tell you, सावरकर एंड दीज गोवलकर एंड जो भी आरएसएस के लीडर थे, ये ब्लंट लोग हैं, और बड़ी सफाई के साथ ये हिपोक्रेट्स, ये मानना पड़ेगा। हर एक को अपनी एक क्वालिटी होती है, ये बड़ा छाती तान कर बोलते हैं कि भाई हिंदुता और हिंदुस्तान हिंदुओं का है, एंड विच इज अ फैक्ट। आप देखिए हर एक चीज, आप देखिए, अगर मैंने पहले जो बोला, जो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, फिर अडॉप्ट हो गया 56 में, तब तक क्या था हिंदुस्तान? ये हिंदू देश था, ये सेक्युलर देश था क्या? यही हाल अगर आप पाकिस्तान की देखोगे, वही हाल ये था। 48 से उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कहां बना था भाई? कहां बना वो मुस्लिम देश? वहां तो था ही नहीं उस वक्त। दैट वॉज अगेन लिंगरिंग। फिर वो अल्टीमेटली अयूब खान ने बना दिया, शायद वो, या किसी और, आई थिंक अयूब खान ही डिड इट, कि उसने इसको इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। तो अभी तक नहीं है वो, बाय द वे, दैट इज नॉट स्टिल इस्लामिक रिपब्लिक। हैड दैट बीन इस्लामिक रिपब्लिक, उसका ग्रैंड नॉर्म, द हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट वुड हैव बीन कुरान। तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था कुरान, द शरिया। वो तो है नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन वही मैन मेड है जो हमें है यहां इंडिया में। तो बात यह है कि वो भी नहीं है, वो भी उस वक्त यही उधर इधर। तो न वो है जिसको हम बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं इस्लामिक रिपब्लिक है जी, ये जो मुसलमान कंट्री है। कोई मुसलमान कंट्री, अगर आप वहां के लोगों की उनसे बात करोगे, वो तो ज्यादातर मैं उनको कहूंगा ना, वो मुसलमान है ना, वो पूछे लेफ्टिस्ट, पता नहीं वो उनका सोच क्या है, वो डिफरेंट है। तो दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज देयर, इसीलिए वो फेल्ड स्टेट है, बिकॉज दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज देयर ओन कंट्री।
इतनी फेल स्टेट उन्हें बनाई कि कोई कोहिजन्स नहीं है उनको आपस में, है वो एक ही नस्ल के, मगर कोई कोहिजन नहीं। यू विल सी द मीडिया, वो इतना बैश करते हैं अपने कंट्री को, इतनी गालियां देते हैं अपनी कंट्री को, अपने सुप्रीम कोर्ट जजेस को। आई हैव नेवर एवर हर्ड ऑफ इट। हमारे इंडिया में देखिए जनाब, हम तो एक सिपाही के सामने नहीं ऐसे बात कर सकते हैं, वो तो आर्मी जनरल को गाली देते हैं, वो तो अपने सुप्रीम कोर्ट जजों को गाली देते हैं। वो दैट विल अट्रैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियर इफ आई से एनीथिंग एडवर्स टू देम। बात ही नहीं है गाली की, इट्स टू मच। खैर, दिस इज व्हाई वी कॉल दैट फेल्ड स्टेट, बिकॉज पीपल आर सो अनऑर्गेनाइज्ड, और इतने वो बने हैं। हाँ, फैशन देखिए कमाल का है, विच इज कंट्री टू व्हाट इस्लाम प्रीचेस। उनके जो माहौल है उठने बैठने का, दैट इज नेवर इस्लाम। जैसे आजकल हमारे हिंदुता का ये आइडियोलॉजी है, दे से यू हैव टू लिव लाइक हिंदूज, दैट मीन्स यू हैव टू वेयर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉब एंड यू हैव टू हैव पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ रेसिपी। ये है, दिस इज व्हाट इज नेशन। नेशन यही होता है, नेशन इसी को बोलता है जो है वही करो। जैसे चाइना आप मान, दे डोंट हैव अ रिलीजन ऑफ एनी काइंड। They tell people, yes, you have a religion, you practice it at your home. Otherwise, they don't have religion. State religion तो है नहीं। State religion इसीलिए पाकिस्तान में भी नहीं है। अब है, उनको है, मगर यही खौफ का माहौल। आपने कब देखा कि जमात इस्लामिया वहां रूल कर रही? अगर वो इस्लामिक स्टेट होती, आपने कब देखा वो बड़े बड़े वो वहां के वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बड़ा वो इतनी थी दाढ़ी लंबी रख के वो जीतते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, फिर जीतते हैं वो। दे विल नेवर एवर डू दैट, दे कैन नेवर विन, बिकॉज द पीपल आर सो disarray that they don't have a cohesion of their thought। कोहिजन थॉट है हमारे हिंदुस्तान में जो उभर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, एंड दैट हैज अ इंपैक्ट ऑन कश्मीर वैली विच इज मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। एंड अल्टीमेटली अब देखिए कैसे अब आहिस्ता आहिस्ता, अब देखिए ये है प्लानिंग का होता है सिस्टम, जो भी है यूनिफॉर्मिटी आएगी। The abrogation or the nullification of Article 370 and 35A was a step towards that. And ultimately, कोई मां का लाल अब नहीं वो वापस ला सकता, वो बीत गया वो जमाना। बिकॉज अब हमारी असेंबली it has no value as per 370 abrogation is concerned. That has taken away the major role जो था असेंबली का, वो खत्म हो गया। They cannot make the laws which are contrary to what Parliament of India or the Constitution of India says। आपने पता नहीं उस पर गौर किया कि नहीं, आज the first time since 1947 हलफ उठाया उमर साहब के इस छोटे से कैबिनेट ने, 5 लोगों ने या एमएलएज ने, इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वाज अ बिग अचीवमेंट। दिस अचीवमेंट इज अल्टीमेटली दिस कि ये हिंदू राष्ट्र आज न तो कल बना। व्हाट आई सी एंड comprehend is that it's limping towards ultimately the Hindu nation। और इसमें मैंने ये पूरा इलस्ट्रेट किया हुआ है अपनी तरफ से। जो भी मेरी कोताहें इसमें होंगी, गलती होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मगर मैंने कोशिश की है कि मैंने इस पे काम किया है, बट आई कुडंट गेट द पीपल who could have helped me in certain areas like editing, having a look on this, because nobody has time for anybody। ये तो दुनिया है। So whatever I did of my own। तो इसमें अगर गलतियां होंगी तो उसके लिए मैं I am sorry for that, whatever। But बाकी
मैंने बड़ी कोशिश की है कि किसी को कोई रंज ना हो, बट हिस्ट्री में किसी को गुस्सा भी आ सकता है कि उसके जो होगा हिस्ट्री, यू कैन नॉट डिस्टॉर्ट और चेंज, यू कैन नॉट चेंज द पाथ ऑफ द हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हैज टू बी रिफ्लेक्टेड, दैट्स ऑल। ये अपने आप को खुद रिफ्लेक्ट करती है। हिस्टोरियन हैज टू मेंशन एवरीथिंग वेदर गुड और बैड। अगर मेरे वालिद साहब ने भी, मेरी वालिदा ने भी कुछ गलती की हो एज अ लीडर, I have to mention that because I cannot escape that. कि भाई अगर सही किया है, गलत किया है, हम तो लिखेंगे। अल्टीमेटली इट इज द रीडर हु हैज टू जज इट कि ये क्या किया था, या गलत था या सही था। हर एक को अपना अपना सोच है, तो कैसे करे ये। मगर मैंने ये कहना है कि ये जो बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे, ये जो बेसिक जो रूट्स थे आरएसएस के, इसके फाउंडर्स पता है आप? एक था राजा नारायण बासु एंड नबा गोपाल मित्रा। दे एम टू क्रिएट अ हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी। इनकी एम थी ये। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू कश्मीर, जिसको अब नया कश्मीर की बात कर रहे हैं ना। डोंट अंडर एस्टिमेट पीपल लाइक दिस मैन मोदी। मोदी इज अ वेरी शार्प मैन। लोग बोलते हैं ये लैंग्वेज बोलने से, ये पढ़ने से, ये जो आप हम बोलते हैं ये वो है, ये है, कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट की बात है। ये कॉन्सेप्ट एक अनपढ़ को भी हो सकता है। एक ही चीज जो मैं डिसएग्री करता हूं और एग्री करता हूं आरएसएस के साथ, वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है ये फेल्ड है। ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, बिकॉज वी आर गिविंग राइट टू वोट टू द इलिटरेट पीपल, अनएजुकेटेड पीपल। वो क्या करते हैं, वो जज्बात में वोट देते हैं कि किसी का तोंतलापन उनको अच्छा लगता है बात करने का, किसी को वो किसी की सूरत अच्छी लगती है। मगर बात है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है इस देश के लिए, या इस वतन के लिए, इस कौम के लिए, उसको वोट देना है। ये क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए ये धोखाधड़ी, ये मैनिफेस्टोज, ये सब ऐसे ही लोकल nothing. There is no power of the local government and the regional government now henceforth in Kashmir. It will be as good अगर मिलेगा भी कभी आपको स्टेट, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मिलेगा तो दिल्ली स्टेट होगा। और दिल्ली स्टेट में आपको एवरीथिंग विल फ्लो इन फ्रॉम दिल्ली। इट वाज प्रीवियसली ऑल्सो, क्योंकि कोई कसर नहीं हमने छोड़ी। जो यहां इस्तिराब है, जंग है, हिंदुस्तान को अल्टीमेटली कश्मीर में मदगम होना था, कश्मीर को, वो हो गया। और वो कर दिया हमारे लीडरों ने। ये क्या करेंगे बताइए मुझे। यही 370 की बात है, ये किसको ताकत था? इट वॉज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन विच कैन इवन रिवर्स द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारी असेंबली क्या कर सकती है? आप रेजोल्यूशन बनाओगे, रेजोल्यूशन कितने पास करोगे, फिर होगा क्या उससे? एटोनॉमी का, इंटरनल जो ग्रेटर एटोनॉमी की बात थी उन दिनों, तो वो कहां रहा जो उसने ये हमारे फारूक साहब ने कर दिया था? वो कहां गया? उन दिनों तो बड़े वो लिबरल कहते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब है। बट अटल बिहारी दो ही वॉज नॉट अ लिबरल मैन, अगेन ही वाज स्टॉन्च हिंदू लीडर। अब देखिए उसका हाथ बाबरी मस्जिद में भी था, उसका हाथ 370, ही नेवर वांटेड दैट 370 शुड कंटिन्यू इन कश्मीर, नेवर नेवर एवर। आप पढ़िए उसका 1953 का बयान पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ही वाज अगेंस्ट दिस। ही वाज एज गुड एज दिस ये जो अडवाणी साहब, ही वाज एज गुड एज मोदी साहब, एनीबडी। सो ये कौम परस्ती है, ये वतन परस्ती, ये होता है पेट्रियाट। अब ये लोग सोचते हैं ये धोखाधड़ी पे है, जो ये बोलते हैं कि भाई एजुकेशन, आज बहुत खुश है लोग कि भाई हमारे साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने 9th का एग्जाम करवाया जी, नवंबर में ही। अरे मेरे भाइयों, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो डायरेक्टर एजुकेशन भी कर सकता था, ये तो बोर्ड का सेक्रेटरी भी कर सकता। अगर बोर्ड यहाँ वो भी खत्म होने लगा है, बिकॉज यू हैव टू गो विद दैट national educational policy of 2020 now. So you have to be at par with the
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आपको संस्कृत भी, हिंदी भी, उर्दू भी, डोगरी भी सब पढ़ना है, संस्कृत भी, ठीक है। सो यू कैन से नो बिकॉज यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया नाउ कश्मीर। ये जो ये ऑर्डर, ये बातें करना, ये अनाउंस करना, अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, अमली अमली बात है। अगर थोड़ा सा, अगर इस वक्त सिर्फ एलजी इनको ये बोले कि नहीं ये गलत है, ये न, क्योंकि सारे कंट्री में एग्जाम्स जो होते हैं, सेशन जो होता है वो मार्च अप्रैल का होता है, अगर वो इसको इस वक्त बंद करे, वो जो इनने अभी ऐलान किया, आज किया ऐलान, तो कुछ नहीं होगा। व्हाट कैन यू डू, कहां तक जाएगा भाई। सुप्रीम कोर्ट आप देखिए, जिस कौम में, जिस नेशन में हमारा टॉप मोस्ट जज बोलता है कि जब मुझे कुछ नहीं सूझा एक केस पे, पर्टिकुलर केस, आई जस्ट सबमिटेड टू अ गॉड एंड गॉड गिव द डिसीजन दैट आई शुड डू इट, लाइक व्हाट टू डू दिस। तो उस देश में कहां जाओगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको पहले ही बोला कि दिस इज a valid action, the abrogation of Article 370, and करीबन 1100 पेजेस पे है वो जजमेंट। हाउ कैन यू, और 5 बेंच था, आप जाओ 7 बेंच में, फिर लूज। मैं यही कहता हूं कि ये हिंदुता की जो बात है, मैं इसमें मैंने एक चैप्टर में लिखा हुआ है, इट इज इन इंट्रोडक्शन रादर, कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। एक जजमेंट है 1995 की, फॉर्मर जज ऑफ चीफ जस्टिस था वो सुप्रीम कोर्ट का, हिज नेम वाज J.S. वर्मा, मेड अ सिग्निफिकेंट रूलिंग रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्वता, ही स्टेटेड हिंदुत्व should be understood as a way of life rather than the strict clear religious identity। बात ये है, वो कहते हैं ये हिंदुता जो है ये वे ऑफ लाइफ है, जैसे हिंदू गुजारता है अपनी लाइफ। यू हैव टू बी वेजिटेरियन, यू हैव टू हैव तिलक, यू विल हैव टू हैव, दिस इज ड्रेस कोड, जो भी है वो उसी तरीके में नहीं। फिर क्या रहेगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आजकल के दौर में क्या रहेगा, तो मगर ये रहेगा कॉन्सेप्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि देयर विल बी ए रिलुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिलुक 2004 में, परहैप्स यस 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी भी बनाई। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त फिर ही कुडंट कम बैक because he lost the confidence in the parliament, so that was stopped। Otherwise ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका रिलुक होना था और चेंज होना था। But when you have recrafting of this constitution now, future, sometimes, but the day will come and this constitution will definitely will have a relook and it will be recrafted with whatever the new provisions, the rights, duties and whatever। मुझे लगता है राइट्स कम होंगे, ड्यूटीज ज्यादा होंगी। आजकल तो इट इज डोमिनेटेड बाय राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स व्हाटएवर, एंड ड्यूटीज बहुत कम मानते हैं सिटीजन्स। मैं आप लोगों को और ये बोलता हूं कि प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस माय बुक, देन द फुटप्रिंट्स ऑफ हिंदुत्व इन कश्मीर, एंड have very compassionate view। Don't, at least please, what I have faced all through when I was in my field of journalism, and I am still in the field of journalism, and you know, मैंने इसमें वो भी मेंशन किया हुआ है, कश्मीर हैज अ डिफरेंट एक हैबिट कहें, बैड हैबिट कहें, गुड हैबिट कहें, आई डोंट नो हाउ यू विल इंटरप्रेट इट, बट द पॉइंट इज कि यहां एक टैग एक लगाते हैं कश्मीर। मैं भी, बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर, लोग कहेंगे कश्मीरी बोला, तो दे डोंट नो, आई डोंट नो व्हाई, विद व्हाट एजेंसी दे विल जस्ट अलाइन मी, with what party they will align me, but I know this is my inner conscience, whatever I am saying। मुझे उसका परवाह नहीं है वो क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, मैंने अपनी रिपोर्टिंग में बहुत
मुश्किलात देखे हैं, मगर मैंने फेस किया है, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरी नीयत जानती है और मैं जानता हूं, अल्लाह गवाह है उस बात का कि मैं बिल्कुल सच्चाई पर रहता हूं। अगर मुझे कहीं गलती होती थी राइटिंग में, लिखने में, अल्लाह गवाह है, आई यूज टू कॉल दैट पर्सन कि जनाब, मुझे फलानी जगह आपके बारे में ये लिखा, वो सच नहीं था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मुझे किसी ने बताया, मतलब माई सोर्स वॉज रॉन्ग, तो आई सीक अपॉलॉजी फ्रॉम यू, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये आता है हमारे डीड्स, बिकॉज आई हैव टू अकाउंट फॉर माई डीड्स बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह वन डे। मेरे दोस्तों, मेरी कॉन्शियंस और जमीर जानती है मैं क्या करता हूं। मुझे लोग कुछ भी कहे, आई डोंट माइंड, मुझे अपनी जमीर साफ, मैं जमीर की बात करता हूं। और अब आपको ये बोलता हूं कि प्लीज डोंट टैग मी विद एनीबॉडी, ना मुझे टैग करो मैं किसके साथ हूं, ना मैं कोई किसी का हूं, ना मैं कोई क्राइम करता हूं, ना कोई गुनाह किया है मैंने। मैं सच बोलता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी गलती जो है, मुझे जो लगता है दुनिया में। यू शुड नॉट बी क्लियर एट हार्ट, वन शुड बी ए हिपोक्रेट, उसी को चलता है। मगर मुझे ईमान है कि अल्लाह सब जानता है, ही नोज एवरीथिंग। खुदा हाफिज, आपको भी सेहत रखे, हमें भी सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।